हेलो एवरीवन। आज की क्लास उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कि दिसंबर में अपना सीटेट पेपर देने वाले हैं। आज की क्लास में हम एसएसटी पेपर 2 के उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर रोशनी डालेंगे जिससे आपका कंप्लीट रिवीजन होने वाला है और आप आसानी से एसएसटी में 60/60 स्कोर कर सकते हैं। तो आइए बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम टॉप 50 इंपॉर्टेंट पॉइंट पे रोशनी डालने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पॉइंट नंबर 1 से क्या कहता है? सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उसको हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड यानी कि सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। यानी कि वो सभी चीजें जो रात में हमें आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं उन्हें हम खगोलीय पिंड के नाम से जानते हैं या फिर उनको हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, सूर्य की अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। यानी कि दिन के टाइम सूरज की रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि आसमान में रहने वाले सभी चीजों को वो कवर कर देती है। सो ड्यू टू एक्सेसिव सनलाइट हम दिन के टाइम किसी और चीज को नहीं देख पाते हैं। बात करेंगे अगले पॉइंट की। पॉइंट नंबर 3 हमारे स्क्रीन पे क्या कहता है? पूर्ण चंद्र को हम लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं और यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णिमा या फिर फुल मून कहते हैं। और इसके ठीक 15 डेज बाद हम इसको बिल्कुल नहीं देख पाते हैं और इस नए चंद्रमा की रात्रि को हम लोग क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 4, खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। यानी कि जो हमारी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं उनका बड़े बड़े साइज होते हैं और वो गर्म होते हैं। ये अलग अलग गैसों से बने होते हैं जैसे नाइट्रोजन या फिर कोई भी अदर गैस, और इनके पास अपनी ऊष्मा यानी कि इनके पास खुद की हीट और खुद का इनके पास प्रकाश है जिसको वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, मतलब कि फैलाते हैं। और इन खगोलीय पिंडों को हम लोग क्या कहते हैं? स्टार्स यानी कि तारा कहते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल सूरज भी हमारा क्या है? एक तरीके का स्टार यानी कि तारा है। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पे रोशनी डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे स्क्रीन पे, तारों के विभिन्न समूह यानी कि जो स्टार्स हैं उनके अलग अलग समूह होते हैं जो वो आकृति बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल यानी कि कंसल्टेशन कहते हैं। यहाँ देखिए इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये सारे स्टार्स हैं। इन्होंने क्या किया? एक तरीके का शेप बनाया है, आकृति बनाया है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कंसल्टेशन यानी कि नक्षत्र मंडल कहेंगे। बात करेंगे अगले पॉइंट की। तो अर्सा मेजर और बिग बियर ये भी क्या है? इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल यानी कि हमारा कंसल्टेशन है। स्मॉल बियर या सप्तऋषि, सप्तऋषि किसे कहते हैं? हम 7 तारों का समूह, इसको हम लोग क्या कहेंगे? सप्तऋषि कहेंगे। और ये भी क्या है? हमारे अर्सा मेजर का ही एक हिस्सा है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 हमारा क्या कहता है? प्राचीन समय में यानी कि एंशिएंट टाइम में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की हेल्प से करते थे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या है? हमारा नॉर्थ स्टार है यानी कि उत्तरी ध्रुव, जिसको हम लोग उत्तरी तारा कहते हैं या ध्रुव तारा कहते हैं। ये हमारे नॉर्थ में होता है। तो इसके ठीक उल्टे डायरेक्शन में क्या होता है? साउथ यानी कि दक्षिण दिशा है। ये वाला हमारा ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा है और इसके ठीक पीछे हमारा क्या है? वेस्ट यानी पश्चिम दिशा है। तो ध्रुव तारे की सहायता से प्राचीन काल में लोग क्या करते थे? दिशा का पता लगाते थे। बढ़ेंगे अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा कहता है उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। अभी मैंने आपको बताया जो हमारा नॉर्थ स्टार यानी कि हमारा उत्तरी तारा है वो क्या करता है? हमारे नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव तारा भी कहते हैं। ये आसमान में हमेशा एक ही जगह यानी कि उत्तर दिशा में ही सिचुएटेड रहता है और सप्तऋषि की सहायता से हम ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 9 हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्या कह रहा है? कुछ खगोलीय पिंड यानी कि सेलेस्टियल बॉडीज के पास ना ही अपनी लाइट होती है और ना ही अपना हीट यानी कि ऊष्मा होता है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। यानी कि जितने स्टार्स हैं वो अपनी रोशनी क्या करते हैं?
फैलाते हैं हर दिशा में। इसी से क्या होते हैं, जितने हमारे सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो प्रकाशित होते हैं और ऐसे हम लोग इस पिंड को क्या कहते हैं, ऐसे पिंड को हम लोग ग्रह यानी कि प्लैनेट कहते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये हमारे प्लैनेट्स हैं, बीच में हमारा सन है और ये हमारे सभी प्लैनेट्स को दिखाई दिया गया है। ये हमारे कुछ प्लैनेट्स यानी कि ग्रह और ये हमारे कुछ ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बौने ग्रह को दिखाया गया है। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ऑन द स्क्रीन क्या कहता है, खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में स्टडी करने वालों को हम क्या कहते हैं, खगोल शास्त्री यानी कि एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल दिया जाए तो आर्यभट्ट भी क्या है, प्राचीन भारत के एक बहुत ही फेमस खगोल शास्त्री हैं और ये हमारे अर्थशास्त्री भी हैं। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 11 ऑन द स्क्रीन। देखिए क्या कह रहा है, ग्रह जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं। ये ग्रीक भाषा, जैसे अलग अलग भाषाओं से शब्द निर्मित होते हैं, जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लैटिन भाषा से बनते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ग्रीक भाषा से बनते हैं। तो ये जो हमारा ग्रह है जिसको इंग्लिश में हमने क्या कहा है, प्लैनेट कहा है, ये ग्रीक भाषा प्लेनाइट से मिलके बना है, जिसका मतलब होता है परिभ्रमक यानी कि चारों ओर इस तरीके से रोटेट करने वाला। ठीक है, बीच में हमारा क्या है, सन है और इसके चारों ओर अलग अलग ग्रह क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। बढ़ेंगे अपने अगले पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 12 ऑन द स्क्रीन। हमारे अर्थ के बारे में है, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, ये भी क्या है, एक एग्जाम्पल है ग्रह का। ये अपना संपूर्ण प्रकाश यानी कि इसके पास जितनी रोशनी है और हीट है, ये किससे लेता है, सूरज, जो कि इसके सबसे नियरेस्ट स्टार है। सूरज से ये क्या करता है, अपने रोशनी को लेता है। आगे पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पे ये भी चंद्रमा की तरह प्रतीत चमकती हुई हमें दिखाई देती है। हालांकि इसके पास अपनी रोशनी नहीं है, लेकिन क्योंकि इसका जो नियरेस्ट स्टार है सन, उससे ये सारी रोशनी ले लेता है, हीट ले लेता है। तो अगर इसको हम डिस्टेंस से देखें, जैसे फॉर एग्जांपल चंद्रमा से देखें, तो ये भी चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई हमें प्रतीत होती हैं। बढ़ेंगे अपने अगले पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 30 ऑन द स्क्रीन। क्या कह रहा है, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा यानी कि मून, ये क्या है, एक हमारा उपग्रह यानी कि सैटेलाइट है। ये हमारी पृथ्वी का सहचर है। अब इसको सहचर क्यों कहा गया है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, देखो बीच में हमारा क्या होता है, अर्थ होता है, और जैसे अर्थ के चारों तरफ कौन रोटेट करेगा, मून रोटेट करेगा। ठीक है, इस तरीके से मून क्या करता है, अर्थ के चारों ओर रोटेट करता है। इसलिए हमने मून को क्या कहा है, अर्थ का उपग्रह यानी कि सैटेलाइट कहा है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, पॉइंट नंबर 40 ऑन द स्क्रीन। देखिए क्या दिखाया गया है, ये जो बृहस्पति है यानी कि ये जो हमारा बृहस्पति यानी कि जुपिटर, शनि यानी कि सैटर्न, यूरेनस, ये रहा यूरेनस हमारे स्क्रीन पे, और एक नेपच्यून भी हम लोग कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये 3 प्लेनेट ऐसे होते हैं, सैटर्न, जुपिटर और यूरेनस। इसमें क्या होते हैं, चारों ओर इसके छल्ले होते हैं, मतलब इस तरीके से रिंग फॉर्म करते हैं ये अपने चारों तरफ। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं, यानी कि छोटी छोटी पट्टियां हैं ये, और जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दूरबीन की सहायता से आसानी से इनको देखा जा सकता है। तो इन प्लैनेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, रिंग प्लैनेट कहते हैं। बढ़ेंगे अपने अगले पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 15 ऑन द स्क्रीन। जो हमारा सूरज है यानी कि सूर्य, 9 ग्रह, अब तो हमारे पास 8 ग्रह हो चुके हैं। ठीक है, ये जो हमारा 9th ग्रह था प्लूटो, इसको निकाल के क्या बना दिया गया है, इसको हमने बौना ग्रह यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट कह दिया है। और कुछ हमारे अदर सैटेलाइट्स हैं, जैसे कि शुद्ध ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड्स, उल्कापिंड यानी कि मेटेरॉइड्स, ये सब मिलके क्या करते हैं, सौर मंडल का निर्माण कहते हैं, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, सौर परिवार यानी कि सोलर फैमिली कहा जाता है। ठीक है, ये देखो ये हमारा सूर्य है जो कि सोलर फैमिली का क्या है, मुखिया है, और ये हमारे चारों तरफ क्या है, इसके सारे प्लैनेट्स हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, कुछ एस्ट्रॉइड यानी कि शुद्ध ग्रह, और कुछ मेटेरॉइड्स यानी कि उल्कापिंड इसके चारों तरफ हमें घूमते हुए दिखाई देते हैं। इस कंप्लीट को हम लोगों ने सौर परिवार यानी कि सोलर फैमिली का नाम दिया है।
बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 ऑन द स्क्रीन। देखो क्या कह रहा है हमसे, सौर परिवार का मुखिया सूर्य है, यानी कि इसका जो हेड है सौर परिवार का वो क्या है, सन है। क्यों कहते हैं हम लोग सूरज को सौर परिवार का मुखिया, क्योंकि जैसे कि मुखिया क्या करता है, बीच में होता है और वो पूरी फैमिली को अपने तरफ बांध के रखता है, वैसे ही सन क्या करता है, जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी ग्रह हैं, उसको अपने चारों तरफ बांध के, खींच के, संभाल के रखता है। ठीक है, बात करेंगे पॉइंट नंबर 17 की। तो रोमन कहानियों में सौर किसको कहा जाता था, सूर्य देवता को कहा जाता था। और सौर शब्द का मतलब क्या है, सूर्य से संबंधित, मतलब सूर्य से रिलेटेड। इसीलिए सूर्य के परिवार को क्या कहा जाता है, सौर मंडल कहा जाता है, यानी कि सोलर सिस्टम कहा जाता है। बढ़ेंगे अपने अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 18 हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कहता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, जो सूर्य है वो हमारे सौर मंडल के सेंटर में है। ठीक है, चारों तरफ क्या है, हमारा सौर मंडल है और बीच में हमारा ये सन है। ये बहुत बड़ा है और अत्यधिक, यानी कि बहुत ज्यादा गर्म गैसों से मिलके बना है। अगर आप सूरज के पास जाओगे तो आप जल जाओगे, इतना ज्यादा गर्म है ये। ठीक है, और इसका खिंचाव बल यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या करता है, इसको सौर मंडल से बांधे रखता है। इसीलिए हम सूरज को क्या कहते हैं, सोलर फैमिली का मुखिया यानी कि हेड के नाम से भी जानते हैं। पॉइंट नंबर 19 हमारे स्क्रीन पे आ रहा है। सूर्य पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा होने के बाद, अभी हमने पढ़ा कि हमारे अर्थ से सबसे पास का तारा कौन है, हमारा सन है। स्टिल है तो ये बहुत पास, स्टिल क्या है, ये हमारा अर्थ मान लो और ये हमारा सन मान लो। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, वैसे अर्थ से सन सबसे ज्यादा नजदीक है, तब भी इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 15 करोड़ किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी है। देखो यहाँ पे दिखाया गया है, ये हमारा सूरज है, ये हमारा पृथ्वी है और इनके बीच का अंतर कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर, जिसको हम कहते हैं 15 करोड़ किलोमीटर। बढ़ेंगे अपने अगले पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 20 हमारे स्क्रीन पे आ रहा है। क्या कहता है, हमारे सौर मंडल में यानी कि सोलर सिस्टम में टोटल 8 ग्रह हैं। बिल्कुल, अभी हमने पढ़ा कि हमारे सोलर सिस्टम में हमारे पास 8 प्लैनेट हैं। सूर्य से इनके डिस्टेंस, यानी कि ये रहा सूरज और सूरज के ठीक बाद कौन सा आता है, बुध। ठीक है, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस और उसके बाद नेपच्यून। ये डिस्टेंस वाइज दिखाया गया, यानी सबसे ज्यादा पास कौन है, बुध है, उसके बाद शुक्र है, नेक्स्ट पृथ्वी, मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, इसको याद करने का भी ट्रिक है। माई वेरी एफिशिएंट मदर just served us noodles, यानी कि इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सूरज से उनकी दूरी नाप सकते हैं। मौ से मरकरी, बी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस एंड एन फॉर नेपच्यून। ये हमारे सूरज से इनकी दूरी को याद करने का एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है। ठीक है, बढ़ेंगे अपने अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 21 ऑन द स्क्रीन। सूर्यमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर यानी कि एक निश्चित रास्ते पे सूरज का चक्कर लगाते हैं और इसको क्या कहते हैं, कक्षा। ये देखो, ये हमारा सूरज है, ये किसका पाथ है, ये हमारे बुध, जो सबसे पहला वाला ग्रह हमारा बुध उसका है, ये शुक्र का। यानी कि ये लोग अपने अपने रास्ते पे क्या करते हैं, सूरज की ओर चक्कर लगा रहे हैं और इन्हीं रास्तों को क्या कहा गया है, कक्षा यानी कि ऑर्बिट कहा गया है। ठीक है, बढ़ेंगे अपने अगले पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 22, बात करें प्लूटो की, जो कि पहले हमारा 9th नंबर का ग्रह था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने बैठक की कब, अगस्त 2006 में, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि कुछ टाइम पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो क्या है, बौने ग्रह। बौने ग्रह क्यों कहेंगे इसको, क्योंकि ये ग्रह की जो क्वालिटी है उसको फुलफिल नहीं करती है।
ठीक है। ये प्लूटो को क्यों हटा दिया गया है? देखो ये जो प्लूटो है ना, ये क्या करता था, ये किसी और के कक्षा में जाके घूमने लग जाता था, ठीक है। अपनी कक्षा इसकी थी ही नहीं, इसलिए इसको क्या कहा गया है, इसको हमने बौने ग्रह का नाम दिया है। अगले पॉइंट की बात करें, पॉइंट नंबर 23 हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कह रहा है? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, यानी कि ये हमारा वीनस है और ये हमारा अर्थ है। इन दोनों को क्या कहा जाता है? ट्विन सिस्टर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये लगभग देखने में भी और इनकी सभी क्वालिटी लगभग एक समान है, इसलिए हमने शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह का। ये देखो, ये हमारा शुक्र यानी कि वीनस है और ये हमारा अर्थ यानी कि पृथ्वी है, और इन दोनों को हम लोग ट्विन सिस्टर यानी जुड़वा ग्रह कहते हैं। बात करें अगले पॉइंट की, पॉइंट नंबर 24 हमारे स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है? सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। मैंने आपको डिस्टेंस याद करने की ट्रिक भी अभी जस्ट ऊपर बताई है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी कौन से नंबर पे आता है? 3rd नंबर पे आता है। जबकि आकार की बात करें तो यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, पॉइंट नंबर 25। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसके आकार को क्या कहा जाता है? भू-आभ। यानी कि ये जो हमारा अर्थ है, ये पोल्स के पास क्या है? चपटी है, ठीक है। ये हमारे पोल्स यानी कि ध्रुव है, इसके पास ये चपटी है, इसलिए इस शेप को हमने क्या कहा है? इस शेप को हमने जियोइड शेप कहा है। बात करें अगले पॉइंट, पॉइंट नंबर 26 की, तो अगर हम अपने पृथ्वी को अंतरिक्ष यानी कि स्पेस से देखें तो ये पृथ्वी हमें नीले रंग का दिखाई देता है। ये देखो तस्वीर ली गई है, ये हमारे ब्लू कलर का अर्थ है। क्यों ऐसा दिखता है? क्योंकि इसके 2/3 यानी कि 2/3 एरिया में क्या है? सिर्फ और सिर्फ पानी से ढका हुआ है, इसलिए हमने अर्थ को नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लेनेट का नाम दिया है। बात करें अगले पॉइंट की, पॉइंट नंबर 27 हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कह रहा है? हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, यानी कि हमारे अर्थ के पास एक सैटेलाइट है, और वो सैटेलाइट क्या है? हमारा चंद्रमा। अगर इसके व्यास की बात करें, ये मान लो हमारा अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा मून है। अगर इनके व्यास यानी कि डायामीटर की बात करें तो अगर मान लो अर्थ का डायामीटर यानी व्यास अगर 4 सेंटीमीटर होगा तो हमारा जो मून है इसका डायामीटर 1 सेंटीमीटर होगा। बात करें अगले पॉइंट की, पॉइंट नंबर 28 हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3084 किलोमीटर दूरी पे है, यानी कि अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस कितना है? 3,84,400 किलोमीटर हमारे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है। बात करें पॉइंट नंबर 29 की, तो पॉइंट नंबर 29 क्या कह रहा है? नील आर्मस्ट्रांग की बात हो रही है। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 29 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम रखा था, ठीक है। बात करेंगे पॉइंट नंबर 30 की, तो क्या कह रहा है? मानव निर्मित यानी कि ह्यूमन मेड सैटेलाइट की बात हो रही है। ये एक आर्टिफिशियल पिंड है, ठीक है। आर्टिफिशियल क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि इसको वैज्ञानिकों यानी कि साइंटिस्ट ने बनाया है, और अंतरिक्ष में उपस्थित बहुत सारे भारतीय उपग्रह हैं, जैसे कि इनसेट एग्जाम्पल के लिए IRS, S28, ये सारे सैटेलाइट्स यानी कि उपग्रह के उदाहरण हैं जो कि हमारे भारत के हैं। कहाँ पे? हमारे स्पेस स्टेशन में, ठीक है। बात करें पॉइंट नंबर 31 की, तो क्या कह रहा है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? 27 दिनों में, ठीक है। और इतना ही टाइम ले रहा है ये अपने अक्ष को भी घूमने पे, यानी कि चंद्रमा का जो रिवॉल्यूशन और रोटेशन दोनों समय एक ही जैसा है। 27 दिन में ही वो क्या करता है? रोटेट करता है अपने कक्षा पे, और इतने ही टाइम पे वो रिवॉल्व करता है अर्थ के, और इसलिए हम लोग क्या करते हैं? चंद्रमा का केवल एक ही भाग हमें एक टाइम पे दिखाई पड़ता है। बढ़ेंगे अपने अगले पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 32 हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कह रहा है? तारे यानी कि स्टार्स, ग्रह यानी कि प्लैनेट और सैटेलाइट्स के अलावा भी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पिंड हैं जो कि हमारे सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, और इन पिंडों को हमने क्या कहा है? क्षुद्र ग्रह कहा है, यानी कि इन पिंडों को हम लोग एस्टेरॉइड्स कहते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ पाए जाते हैं? तो देखो, ये हमारा मरकरी, वीनस, ये अर्थ और ये मार्स,
ये जुपिटर, ये हमारा सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और इसके बीच में क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं, जिसको हमने क्या कहा है, एस्टेरॉइड्स यानी कि क्षुद्र ग्रह कहे। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि एस्टेरॉइड्स किन किन कक्षाओं के बीच पाया जाता है, तो ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है। बात करें पॉइंट नंबर 33 की, तो ये जो क्षुद्र ग्रह है, नाम से पता चल रहा है ग्रह, यानी कि ये ग्रह के ही भाग हैं, प्लैनेट के ही पार्ट हैं, जो कि बहुत साल पहले विस्फोट के कारण ग्रह से टूटकर अलग हो गए थे। इसीलिए इनको अब हम क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। बढ़ेंगे अपने अगले पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 34 हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं, यानी कि मेटेरॉइड्स कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये भी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं, जिसको हमने उल्का पिंड का नाम दिया है। ठीक, बात करेंगे अगले पॉइंट की। पॉइंट नंबर 35 हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। लाखों तारों के समूह को हमने क्या कहा है, आकाश गंगा कहा है, यानी कि मिल्की वे कहते हैं। जब बहुत सारे स्टार्स आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम मिल्की वे यानी कि आकाश गंगा कहते हैं। और हमारा जो सौर मंडल है यानी कि सोलर सिस्टम है, ये भी हमारे इसी आकाश गंगा यानी मिल्की वे का एक भाग है। बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 36 हमारी स्क्रीन पे है। देखिए, ये ग्लोब है और ये क्या करता है, जो चीज जैसी है उसको वैसे ही शो करता है। तो ग्लोब पर सभी देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके सही आकार में दिखाई दिया जाता है। ठीक है, जो जैसा है आपको सभी चीजें वैसी ही मिलेंगी, बस ये एक्चुअल में थोड़े बड़े होते हैं और ये बिल्कुल इसका सेम फोटोकॉपी छोटे साइज में होता है। ठीक है, बात करेंगे 37 नंबर पॉइंट की। तो एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। ये देखिए, ये हमारा ग्लोब में क्या है, सुई लगी है दोनों तरफ से, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सिस कहेंगे यानी कि अक्ष कहेंगे। और ग्लोब पर जिन दो बिंदुओं से होकर सुई गुजरती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ये देखिए, ये ऊपर की तरफ है यानी कि इसको हम लोग नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव कहेंगे। ये नीचे की तरफ है तो इसको हमने क्या कहा है, साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव कहा है। ठीक है, बात करेंगे अगले पॉइंट की। पॉइंट नंबर 38 हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कह रहा है, काल्पनिक रेखा यानी कि इमेजिनरी लाइन। अब देखिए, इसको हमने इमेजिनरी लाइन क्यों कहा है, क्योंकि अगर आप एक्चुअल में जाओ अर्थ पे तब तो ये लाइन आपको नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया है, इमेजिन किया है, ताकि हम ग्लोब की स्टडी बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये क्या कर रहा है, इस ग्लोब को दो हिस्सों में बांट रहा है। ठीक है, इस आगे वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, इस आगे वाले या ऊपर वाले हिस्से को हमने नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध कहा है। और ये जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है, इसको हमने साउदर्न हेमिस्फेयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध कहा है। बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 39 हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कह रहा है, विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा गया है। देखो, ये जो बीच से लाइन जा रही है, ये हमारी विषुवत वृत्त है। अब ये इसका ऊपर वाला हिस्सा इस तरीके से, इसको हम क्या कहते हैं, इस लाइन को हम लोग अक्षांश कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। जबकि ये जो नीचे वाला हिस्सा है विषुवत वृत्त के, इसको हमने क्या कहा है, दक्षांश, यानी कि इसको हम लॉन्गिट्यूड यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिणी अक्षांश के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, ये हमारा उत्तरी अक्षांश है और ये हमारा दक्षिणी अक्षांश है। ये उत्तर की तरफ है इसलिए उत्तरी अक्षांश, और ये नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ है, इसलिए इसको हम लोगों ने दक्षिणी अक्षांश का नाम दिया है। बात करें अगले पॉइंट की। पॉइंट नंबर 40 हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। ये देखिए, ये क्या है, हमारा ग्लोब है और ये सूरज इस पे अपनी रोशनी डाल रहा है। क्या कह रहा है, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में सभी अक्षांशों पर सूर्य क्या करता है, वर्ष में एक बार दोपहर में
ठीक हमारे सिर के ऊपर होता है, इसलिए इस हिस्से में सबसे ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है। इसलिए इस हिस्से को हमने क्या कहा है, उष्णकटिबंध यानी कि हीट जोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमारा क्या है, इक्वेटर यानी कि विषुवत वृत्त है। इसका ये कंप्लीट हिस्सा यहाँ पे क्या कर रही है, सनलाइट सीधे डायरेक्ट फॉल कर रही है, इसलिए इस हिस्से को क्या कहते हैं हम, हीट जोन, क्योंकि इस हिस्से में बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है। बात करें अपने अगले पॉइंट की, पॉइंट नंबर 41 हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कह रहा है, कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच वाले हिस्से का जो तापमान है वो मीडियम यानी कि मध्यम रहता है, इसलिए इसको हम लोग शीतोष्ण कटिबंध यानी कि टेम्परेट जोन कहते हैं। जैसा कि इस डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा है दोनों तरफ से। ठीक है, और ये क्या है, हमारा अटलांटिक सर्कल और ये हमारा आर्कटिक सर्कल है। ये जो बीच वाला हिस्सा है, यहाँ पे सूरज की रोशनी थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, इसलिए इस हिस्से में जो तापमान होता है वो मीडियम होता है, यानी कि इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन यानी शीतोष्ण कटिबंध। बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 42 ऑन द स्क्रीन। देखिए क्या कह रहा है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो एरिया है ये बहुत ज्यादा ठंडी होती है। क्यों ठंडी होती है, क्योंकि देखिए बीच में हमारा सूरज है, अब इसकी रोशनी यहाँ बिल्कुल सीधी पड़ रही है, तो इसको हमने नाम दिया है हीट जोन। ये हमारा कौन सा है, बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है हमारे इस हिस्से में। बात करें अगले की, तो ये हमारा क्या है, टेम्परेट जोन, यानी कि यहाँ थोड़ी कम गर्मी पड़ रही है। और इस हिस्से में जो सबसे टॉप वाला हिस्सा है, यानी कि ये हमारा आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का, सेम यहाँ पे अटलांटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच का जो एरिया है, यहाँ पे सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं पड़ पाती है, इसलिए इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 43 क्या कहता है, देशांतर को अंशों में मापा जाता है। देशांतर जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं, इसको हम लोग अंश यानी कि डिग्री में मापते हैं। प्रत्येक अंश को फिर उसके बाद मिनट में और उस मिनट को फिर सेकंड में। तो लिखने का तरीका क्या है, ये हमारा डिग्री है, ये हमारा मिनट है और ये हमारा सेकंड का सिंबल है। बात करें लॉन्गिट्यूड की यानी कि देशांतर की, तो इस तरीके से जो लाइंस हैं इसको हम क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। ठीक है, बात करें पॉइंट नंबर 44 की, तो अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यमोत्तर की लंबाई सेम होती है। यानी कि देशांतर रेखा आप कहीं का भी खींचे, आप यहाँ से खींचे, यहाँ से खींचे, कैसे भी ड्रॉ कर लें, इन सभी की लंबाई क्या होती है, एक जैसी होती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की, तो क्या कह रहा है, समय को मापने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। अब देखिए पहले के टाइम पे वॉच तो होता नहीं था, वो लोग टाइम कैसे देखते थे, वो लोग टाइम इन्हीं चीजों को एज्यूम करके चलते थे कि अभी सूरज सामने है तो हो सकता है 12 बज रहे हो, इस तरीके से टाइम का कैलकुलेशन करते थे। बात करें पॉइंट नंबर 46 की, क्या कह रहा है, यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को यानी कि जॉइंट हिस्से को हमने क्या नाम दिया है, यूरेशिया का नाम दिया है। ये देखो ये वाला हिस्सा हमारा एशिया है और ये वाला हिस्सा हमारा यूरोप है। इनका जो कंप्लीट जॉइंट वाला एरिया है इसको हम क्या कहते हैं, यूरेशिया भी कहा जाता है। बात करें पॉइंट नंबर 47 की, तो पॉइंट नंबर 47 क्या कहता है, ये देखो ये जो हमारा यूरोप महाद्वीप है ये क्या कर रहा है, एशिया, ये हमारा एशिया है और ये इसके पश्चिम में कौन सा महाद्वीप है हमारे पास, यूरोप कॉन्टिनेंट है, यूरोप महाद्वीप है, जो कि तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, इधर हमारा अटलांटिक का पानी है, ये हमारा इंडियन ओशियन का पानी है और यहाँ पे क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे सी जैसे कि रेड सी है, सुएज कैनाल है, ये सारे हैं। ठीक है, बात करें पॉइंट नंबर 48 की, तो यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बताया गया है। ये नीचे हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है जो कि एशिया के बाद
सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, बात करें अफ्रीका की तो ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और ये इकलौता ऐसा महाद्वीप है जिसके बिल्कुल बीचे बीच से कौन सी लाइन गुजरती है, इक्वेटर यानी कि विषुवत। इसके ठीक ऊपर कर्क रेखा गुजरती है और नीचे इसके मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से कि हमारे पास तीनों लाइन, कर्क रेखा, विषुवत वृत्त और मकर रेखा, तीनों लाइन क्रॉस होती है। बात करें पॉइंट नंबर 49 की तो यहाँ पे अफ्रीका का मैप दिखाया गया और अफ्रीका के बारे में ही दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट नंबर हमारा 49 क्या कहता है, सहारा, जो सहारा डेजर्ट है, सहारा रेगिस्तान, ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। इस पॉइंट को मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सहारा रेगिस्तान ये हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है जो कि वर्ल्ड का सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट के नाम से फेमस है। यहाँ पे बारिश जो है वो बिल्कुल नामात्र भी नहीं होती है। तो ये हमारा डेजर्ट कौन से कॉन्टिनेंट में सिचुएट करता है, अफ्रीका महाद्वीप में सिचुएट करता है। वहीं आज के अंतिम पॉइंट की बात करें, पॉइंट नंबर 50 भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि क्या कह रहा है, विश्व की सबसे लंबी नील नदी ये भी हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही लाई करती है। ये देखिए, ये पूरा नील नदी का पानी है, इजिप्ट से होके ये नीचे तक जाता हुआ। इजिप्ट को हम क्या कहते हैं, नील नदी का वरदान भी कहते हैं इजिप्ट को, क्योंकि इजिप्ट को नील नदी के होने से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। तो विश्व की सबसे लंबी यानी कि लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड हम लोग नाइल को कहते हैं, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में सिचुएटेड है। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और सीटेट से जुड़ी सभी चीज़ों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।